Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum साथियों. Here I am Mrs. Anila Imran and you are watching UV Educational Center. साथियों, आपके क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस चल रहे हैं और क्रिटिसिज्म के क्वेश्चंस में आज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ये क्वेश्चन मैं चाहती हूँ कि आप अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि आपके क्रिटिसिज्म के क्वेश्चन में अगर आप ये अटेम्प्ट कर लेते हैं तो आप एक अच्छे क्रिटिक बन जाते हैं और आपके पेपर की वैल्यू अच्छी निकल आती है. और जो जो है हमारा रीड करने वाला हमारा एग्जामिनर जो है, उस पर आपका बड़ा अच्छा इम्पैक्ट पड़ जाता है अगर आप ये क्वेश्चन हल कर लेते हैं. साथ ही मैं बहुत जल्दी इस वीडियो को कवर करना चाहूँगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आपके बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाएं. कुछ हमारी वीडियोस रहती भी हैं, उन वीडियोस को भी मुझे आगे लेकर आना है, क्योंकि आपका पेपर आ रहा है और मैं चाहती हूँ कि आप अपने पेपर में इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें. सबसे पहले तो ये देखेंगे ना जनाब, आपने पोएम का क्वेश्चन उठाना किस तरह से है. सबसे पहले आप देखेंगे कि उसमें जर्नल आइडिया हमें पोइट ने क्या पेश करना चाहा है, उसके बारे में थोड़ी सी डिटेल्स देंगे और फिर उसके सपोर्ट के साथ साथ हम मेन आइडिया की तरफ जाएंगे. जब हमें सपोर्ट मिल जाती है राइटर के कुछ आइडिया से, तो हमें ये गेस हो जाता है कि आखिर राइटर हमें बताना क्या चाहता है, आखिर राइटर ने बात किस मौजू पर करनी है हमारे साथ, कौन सी बात करना चाहते हैं. उसके साथ हम देखेंगे पोएम का बैकग्राउंड क्या है, वो कौन सी वजूहात थी, वो कौन सी हिस्ट्री थी जिसने राइटर को मजबूर किया कि वो ये पोएम लिखे. टाइटल अगर आपको याद हो जाता है दैट्स वेल एंड गुड, अगर नहीं याद होता है तो आप उसका टाइटल खुद भी क्रिएट कर सकते हैं कि मैक्सिमम ऐसा टाइटल हो सकता है. बाज़ वक़्त हमें एसेस दिए जाते हैं और उनका टाइटल खुद रखने लिखने को कहा जाता है. पोइट का एटीट्यूड देखना है आपने, पोइट ने आखिर कौन सी टोन इस्तेमाल की है. उसकी अलाउड टोन है, स्पोकन टोन है, लिरिकल टोन है, सैड मूड है, हैप्पी मूड है, किस किस्म की टोन उसने यूज की है, कोई हमें इशू बताना चाह रहे हैं या पोइट का मकसद क्या है. क्रिटिकल समरी आप पोएम की करेंगे और ये आपके पेजेस लेगी और इससे आपके क्वेश्चन के मार्क्स बढ़ेंगे और आपके क्वेश्चन के पेजेस यूज करने में बहुत अच्छा लगेगा. और जब आप पेजेस यूज करेंगे तो मार्क्स पे अच्छे आएंगे. मेजर थीम की तरफ चलते हैं. मेजर थीम में आप उसका आइडिया बताएंगे कि सबसे बड़ा आइडिया उसने कौन सा यूज किया है, उसके यूनिवर्सल आइडियाज हैं, यूनिवर्सल नेचर के बारे में आइडियाज हैं, अबाउट द लाइफ उसके बारे में क्या आइडियाज है, बिग हिस्ट्री बताता है, कोई हिस्टोरिकल स्टोरी हमें बता रहा है, कोई कोई मैसेज हमें देना चाह रहा है. आखिर राइटर हमें बताना क्या चाह रहा है उसके मेजर थीम में. सिंबॉलिक मेजर थीम्स की तरफ चलते हैं. तो यहाँ पर राइटर हमें कुछ करेक्टर्स देता है, जिन करेक्टर से वो कुछ काम लेता है, उनका फंक्शंस हमें बताता है, उनके प्रोसेस और ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है. कुछ साइंस यूज किए जाते हैं सिंबॉलिक मेजर थीम्स के अंदर कि भाई बताया ये गया, कहा ये गया है और बताया ये गया है. एक चिड़िया वाली पोइम मैंने अपने इंटरमीडिएट के एक प्लेलिस्ट में करवा रखी है. उसमें उसने आबादी के मौजू पर बात की है, वो सिंबॉलिकली उसने बात की है. चिड़िया अपने बच्चे को दाना देती है लेकिन बच्चे ज्यादा हैं, दाना एक है, वो चाहती है कि मैं किसको दाना दूं. ये बहुत जबरदस्त पॉइंट उठता है. अब जब आपको इस किस्म के पॉइंट्स मिल जाते हैं तो आपको उसमें सिंबॉलिक मीनिंग्स दिखाए जाते हैं, असली मीनिंग से हट के दिखाया जाता है कि जो दिखाया जा रहा है उसका मीनिंग सिंबोलिज्म में क्या बनता है. आयरनी देखेंगे तो आयरनी एक कंट्राडिक्शन होती है बिटवीन अ स्टेटमेंट स्टेटेड एंड इंटेंडेड मीनिंग. सिचुएशनल आयरनी भी होती है और ट्रेजिक आयरनी भी होती है. इंटेंडेड मीनिंग क्या होते हैं कि जो मतलब हमें दिखाया जा रहा है असल में वो मतलब होता नहीं है, उस में उसका मतलब डिफरेंट होता है. आगे चलते हैं. बहुत जल्दी मैं आपको ये क्वेश्चन कवर करवाना चाहती हूँ. रोमांटिक आपने देखने हैं, इसमें एलिमेंट्स रोमांटिक पाए जाते हैं, क्लासिकल पाए जाते हैं, मॉडर्न पाए जाते हैं. कौन कौन से एलिमेंट हैं, चलिए रोमांटिक एलिमेंट्स देख लेते हैं जल्दी से. रोमांटिक एलिमेंट्स में होते हैं इमोशनल और इनर वर्ल्ड, नेचर, ब्यूटी, इमेजिनेशन, द रिएक्शन ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन जैसे हमारे विलियम ब्लेक ने की है. और ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन होता है इसमें, रैशनलिज्म होता है, सोशल कन्वर्सेशन बताई जाती है, सोशल कन्वेंशंस भी बताई जाती हैं, रूरल लाइफ भी हमारी बताई जाती है. हमारे रोमांटिक पोइट्स हमें ये बताते हैं. क्लासिकल पोइट्स हमें क्या बताते हैं, वो बताते हैं जनाब ये जो हमारा मीनिंग है ना, उसने कौन सा लिबादा ओढ़ रखा है. एंशियंट ट्रेडिशन दिखाई जाती हैं, रिटन फॉर द अपर मिडिल क्लास और ऑडियंस, क्योंकि क्लासिकल वर्ड्स में सब लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे, कुछ लोग पढ़े लिखे होते थे, वो जबान इस्तेमाल की जाती थी. मॉडर्न एलिमेंट्स इसमें रखे गए हैं कि वेरी वेग इसमें जुबान इस्तेमाल की जाती है, टर्म इसमें यूज की जाती है. और इसके बाद एक्सप्रेशंस, डिफरेंट वे टू एक्सप्रेस आइडियाज एंड फीलिंग्स. जैसे हमने अपना वेटिंग फॉर गोडो देखा था, अगर वो पोइम की फॉर्म में होता तो वो मॉडर्न पोइम की फॉर्म में होता. इमेजरी की तरफ चलते हैं. विजुअल इमेजरी हमें दिखाते हैं. विजुअल इमेजरी में हम देखते हैं कि कौन सी चीजें हमें दिखाई जा रही हैं हमारी आंखों के जरिए. ऑडिटरी में कौन सी चीजें राइटर चाहता है कि हम सुने, अल्फाज ऐसे यूज करता है कि हमें आवाजें सुनाई दें. ऑल फैक्ट्री में हमें स्मेल दिखाई जाती है कि भाई जैसे अगर हम उसके पास जाते हैं ना, एम्बुलेंसेस में जाते हैं, तो वहां पर हमें कुछ सुनाई देता है कि भाई कुछ स्मेल हमें सुनाई जाती है कि भाई हमें फिल्म स्टार ने बताया यहाँ से कुछ ऐसी स्मेल्स आ रही थी. गस्टेटरी की तरफ जाते हैं तो ये टेस्ट की तरफ अंदाजा करते हैं. और ये जो टेक्सटाइल की तरफ होता है, टेक्टल
इमेजरी इसमें आ जाती है आपका टच, आपकी वो इमेजरी आ जाती है जो कि टच करती है। ऑर्गेनिक इमेजरी की तरफ चलते हैं, तो इस इमेजरी में आपने क्या बताना है अपनी पोइम के अंदर के, इसमें उसने हंगर बताई है, थर्स्ट बताई है, पेन बताई है, फटीग बताई है। और कैनिस्थेटिक इमेजरी में अगर चलते हैं तो यहाँ पर आपको खेल कूद वगैरह उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाता है, स्पोर्ट्स वगैरह आ जाती है। कंपाउंड वर्ड्स की तरफ चलते हैं, अगर आप देखते हैं कि आपकी पोइम में कुछ कंपाउंड वर्ड्स हैं, तो ये कंपाउंड वर्ड्स हमें इस चीज़ का इशारा देते हैं कि ये लाइन कितने स्टेंजास, ये कितनी लाइन की पोइम्स है, कितने स्टेंजास पर मुश्तमिल है, और इसके स्टेंजास के जो आखिर में हमें एंड अप किया गया है, क्या वो कंपाउंड वर्ड से किया गया है और क्या वो कंपाउंड वर्ड हमारे टाइटल से रिलेवेंट है, इन सब के साथ चलता है। अगर हम चलते हैं कि इसके कंपाउंड वर्ड को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो फिर हम इसके एलिमेंट्स को भी अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाते हैं कि आखिर राइटर ने अपने इन दो अल्फाज में हमें क्या जोड़कर बताने की कोशिश की है। कंपैरिजन एंड कंट्रास्ट में हमें वही बताया जाता है कि जो दिखाया जाता है उसमें मुआवजा किया जाता है। डिनोटेशन और कॉनोटेशन की तरफ चलते हैं। डिनोटेशन में अगर हम देखते हैं तो हमारे जो इमोशनल मीनिंग्स होते हैं उनको कल्चरल करके पेश कर दिया जाता है। और डिनोटेशन की तरफ अगर हम चलते हैं तो इसमें भी मीनिंग्स को जो डी नोटेशन है इसमें डिक्शनरी लगा ले, डी फॉर डिक्शनरी, डी नोटेशन डिक्शनरी के हिसाब से लगा ले, और कॉनोटेशन सी कल्चरल, सी कॉनोटेशन ये कल्चर के हिसाब से लगा ले। कल्चरल मीनिंग देखते हैं आपने कि अभी हमने जो पोइम में मीनिंग देखे हैं वो किस तरह से है, लेकिन डिक्शनरी में इसका मतलब किस तरह से, अगर हम देखते हैं वर्ड रेड है, रेड का मतलब अगर डिक्शनरी में जाते हैं तो लाल कलर बनता है, लेकिन अगर कॉनोटेशन में जाते हैं तो रेड के मतलब को खतरे से अलामत दी जाती है, प्यार से अलामत दी जाती है, किसी भी सैडनेस से अलामत दी जाती है। ये कलर कॉनोटेशंस की तरफ चले जाते हैं। इस तरह से आपने इसमें से ढूंढने होते हैं। सिमिलर्स वही वर्ड होते हैं जिसमें एज का यूज होता है कि एज वाइट एज अ स्नो, एज वाइट एज अ स्नो, इसमें एज लग जाएगा तो आपने उसको सिमिलर्स के लिहाज से बताना है। मेटाफोर में एज नहीं लगता है, लेकिन वो भी एक ऐसी तशबीहा जुबान होती है जिसमें शायर यूज करके अपने वाकयात को पेश करने की कोशिश करता है। पर्सोनिफिकेशन की तरफ चलते हैं तो ये भी असाइंस ह्यूमंस होते हैं, लेकिन ये असाइंस ह्यूमन किनको किया जाता है, नॉन लिविंग थिंग्स को असाइंस किया जाता है ह्यूमंस क्वालिटीज के साथ, ताकि पता लगे कि भाई ये अगर जैसे वो चांद को कहती है कि वो थर्ड फॉक्स में कहता है टेड ह्यूज के चांद एक स्टेप पीछे चला गया था, वो एक स्टेप पीछे ऐसे गया जैसे उसमें पर्सोनिफिकेशन की कि ह्यूमंस जैसे एक स्टेप पीछे चले जाते हैं, और यही है एपोस्ट्रॉफी में भी कॉन्सेप्ट आता है। पैराडॉक्स और ऑक्सीमोरोन का भी सेम कॉन्सेप्ट आता है, और इसमें दो ऑपोजिट थिंग्स होती हैं, और ये दो ऑपोजिट थिंग्स होती हैं रिवील करती हैं किसी भी किस्म की सच्चाई को। इसको हमारे सामने पेश करके राइटर हमारे सामने पेश करना चाहते हैं। ये आपने इस लिहाज से पोइम का तजिया करना है। ओवर एंड अंडर स्टेटमेंट्स देखनी है कि कौन सी स्टेटमेंट्स उसको किस लिहाज से बयान की गई, कौन सा जुमला उसने कैसे लिया है। म्यूजिकल डिवाइसेस में चलते हैं तो तीन किस्म की म्यूजिकल डिवाइसेस पोइट अक्सर यूज करते हैं, अल्टरेशन, कॉन्सोनेंस और एसोनेंस। अल्टरेशन क्या होती है? अल्टरेशन होती है कॉन्सोनेंट को यूज, जैसे हॉट, हीट, हिट, ये सबसे चल रहा है कॉन्सोनेंट के साथ। कॉन्सोनेंट क्या होते हैं? जो एबीसी के वावल 5 निकालते हैं तो बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट बनते हैं। इनके साथ शायर अपनी गो ऑन गो ऑन गो ऑन, ये सारी गो 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 और नो नो नो, ये सारे अल्टरेशन की तरफ जाते हैं। कॉन्सोनेंट्स में चले तो इसमें आपको वॉवल्स जो है ना वो रिपीटेशन में मिलते हैं, जैसे ओ अभी गो में हमने गए तो हमें ग ग ग अल्टरेशन में मिल गया, लेकिन ओ हमें कॉन्सोनेंट्स में मिल गया। और एसोनेंट्स में ये होता है कि आपको ये दोनों चीजें मिलती हैं और दोनों चीजें रिपीट होती हैं, जैसे ओ हाउ, ओ में ओ पहले आ गया, हाउ में ओ बाद में चला गया, और एच उसमें बाद में गया और एच उसमें पहले आ गया, यानी एसोनेंट्स में दोनों ही आते हैं। अल्टरेशन और कॉन्सोनेंट्स हम दोनों का यूज देखते हैं। आगे चलते हैं तो ये पेरोसिटी में हमें रिदम दिखाई देती है, इफेक्ट्स दिखाई देते हैं, एंशिएंट ग्रीक वर्ड्स दिखाई देते हैं, सॉन्ग्स और म्यूजिकल ट्यून्स होती हैं, ये हमारी पेरोसिटी में आ जाते हैं। जानरा देख लेते हैं तो पोइम जो पोइट है वो पोइम्स के डिफरेंट जानरा को हमारे सामने पेश करते हैं। इनफैक्ट जो जानरा है ना पोइट्री की वो ड्रामेटिक भी हो सकती है, और इसमें आप किसी भी किस्म की फिक्शन और नॉन फिक्शन करेक्टर्स भी देख सकते हैं। ज्यादातर एपिक ओड्स पोइम्स ये लिरिकल फॉर्म्स में आती हैं। अगर आप देखेंगे कि वो एक ऑड है तो आप बताएंगे कि ये एक ऑड है, और अगर एक पोइम है तो बताएंगे एक पोइम है, और पोइम किस कंडीशन में लिखी गई है ये भी आपने बताना होगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, सी द लिंक्स व्हिच आर अपीयरिंग ऑन द स्क्रीन नाउ। जल्दी जल्दी आज आपका ये क्वेश्चन कवर करवा दिया है, और अभी रेमन विलियम के क्वेश्चन के साथ हम फिर आते हैं। अल्लाह हाफिज।